हैंडलिंग में पहला टॉपिक आता है चेक्ड वर्सेस अनचेक्ड। इसके बारे में बताओ। एक्सेप्शन हैंडलिंग में चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बीच का अंतर समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, चेक्ड एक्सेप्शंस ये वो एक्सेप्शंस हैं जिन्हें कंपाइल टाइम पर ही चेक किया जाता है। जब कोई मेथड चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रू करता है तो उस मेथड को या तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है या फिर उसे डिक्लेयर करके कॉलिंग मेथड को प्रोपोगेट करना होता है। उदाहरण के लिए ईओ एक्सेप्शन या एक्सक्यूएल एक्सेप्शंस जैसी एक्सेप्शंस होती है। टू अनचेक्ड एक्सेप्शंस ये वो एक्सेप्शंस हैं जिन्हें कंपाइल टाइम पर चेक नहीं किया जाता। ये रन टाइम पर अक्कर होती हैं, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना ऑप्शनल होता है और ये अक्सर प्रोग्रामिंग एरर्स को दर्शाती हैं। इस तरह चेक्ड एक्सेप्शंस को ज़्यादा सावधानी से हैंडल करना पड़ता है, जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आपको और विस्तार से जानना हो तो मैं और भी उदाहरण दे सकता। हाँ, थोड़ा और डिटेल में बताओ इसके बारे में विथ सम। पहले तो कुछ रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताओ और फिर थोड़ा और डिटेल में बताओ। एनालॉजी से समझते हैं। चेक्ड एक्सेप्शंस को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक डॉक्टर के पास जाना। मान लीजिए आपको किसी बीमारी का इलाज करवाना है और डॉक्टर आपको पहले से ही बता देता है कि अगर आप इस बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने होंगे। यही बात चेक्ड एक्सेप्शंस पर लागू होती है। आपको पहले से ही एक्सेप्शन को हैंडल करने का प्रबंध करना होता है, वरना आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। अनचेक्ड एक्सेप्शंस को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे गाड़ी चलाते समय अचानक कोई रोड ब्लॉक आ जाना। इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शंस रन टाइम पर आती है और इन्हें हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर कोई गलती हो जाती है तो वो रन टाइम पर ही सामने आती है और हमें उसे रन टाइम में ही हैंडल करना पड़ता है। डिटेल में बात करें तो चेक्ड एक्सेप्शंस का मकसद ये होता है कि हम प्रोग्रामिंग एरर्स को पहले से ही संभाले और उन्हें कंपाइल टाइम पर ही पकड़ ले। अनचेक्ड एक्सेप्शंस आमतौर पर प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को दर्शाती है और इन्हें हैंडल करना ऑप्शनल होता है। इस तरह दोनों तरह के एक्सेप्शंस को समझना और सही तरीके से हैंडल करना हमारे कोड को ज्यादा रोबस्ट और एरर फ्री बनाता है। अच्छा, तो मतलब अगर मैंने सिंटेक्स एरर किया तो चेक्ड एक्सेप्शन में आएगा, एंड अगर मैंने कुछ अरे आउट ऑफ बाउंड वाला सीन किया तो अनचेक्ड में आएगा, ऐसा है? आपने सही समझा। अगर सिंटैक्स से जुड़ी कोई गलती होती है जैसे कि कोड में किसी तरह का कंपाइलेशन एरर, तो वो जनरली चेक्ड एक्सेप्शन के रूप में ही दिखेगा। वहीं अगर रन टाइम पर कोई गलती होती है जैसे कि एरे के बाहर इंडेक्स एक्सेस करना या नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो वो अनचेक्ड एक्सेप्शन कहलाता ठीक है। है, ओके ओके, मैं समझ गया। अब हम जाते हैं ट्राई कैच फाइनली के ऊपर, तो इसके बारे में बताओ। ट्राई कैच फाइनली का मैकेनिज्म भी एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ट्राई ब्लॉक, इस ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन होने की संभावना हो सकती है। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन फेंकी जाती है तो कंट्रोल तुरंत ट्राई ब्लॉक से बाहर निकल के कैच ब्लॉक की ओर जाता है। सेकंड कैच ब्लॉक, ये ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए होते हैं। हम यहाँ पर एक्सेप्शन को पकड़कर उस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि एरर मैसेज दिखाना, लॉग करना या कोई ऑल्टरनेट एक्शन लेना। थर्ड फाइनली ब्लॉक, ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। इसका उपयोग हम रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए करते हैं, जैसे कि फाइल स्ट्रीम्स बंद करना या डेटाबेस कनेक्शंस को ठीक से बंद करना। ये ब्लॉक तब भी एग्जीक्यूट होते हैं जब कैश ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन हैंडल नहीं होती। इस तरह ट्राई कैच फाइनली के संयोजन हमारे कोड को ज्यादा रोबस्ट बनाता है और एक्सेप्शंस को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। अच्छा, इसमें कुछ इंटरव्यू ट्रैप्स भी होते हैं, उसके बारे में बताओ। जैसे सिस्टम डॉट एग्जिट, स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, वो चीज़। में अक्सर इन सटल नुआंसेस पर ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट, सिस्टम डॉट एग्जिट का यूज, जब आप सिस्टम डॉट एग्जिट का कॉल करते हैं तो ये पूरी जीवीएम को टर्मिनेट कर देता है और इससे ट्राई कैच या फाइनली ब्लॉक्स का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर आप फाइनली ब्लॉक में कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स रिलीज करने का काम करें तो वो नहीं होगा। इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि सिस्टम डॉट एग्जिट का उपयोग कब करना सही रहता है और कब नहीं। टू फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज। फाइनली कीवर्ड है जो वेरिएबल, मेथड या क्लास को मॉडिफाई करने से रुकता है। अगर कोई मेथड फाइनल है तो उसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता। अगर कोई वेरिएबल फाइनल है तो उसकी
वैल्यू को बदलना संभव नहीं होता है। फाइनली ये एक ब्लॉक है जो ट्राई कैच के बाद आता है और हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो। इसका इस्तेमाल रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए किया जाता है। फाइनलाइज ये एक मेथड है जो गार्बेज कलेक्टर ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटाने से पहले कॉल करता है, लेकिन फाइनलाइज मेथड का उपयोग कम ही किया जाता है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल ही नहीं होता है और जावा 9 से इसके उपयोग को कम किया गया है। इंटरव्यू में इन कॉन्सेप्ट्स को समझना और इनकी नुआंसेस को जानना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको और कोई उदाहरण चाहिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं जो कि है ट्राई विथ रिसोर्सेस। ये क्या चीज़ है? जरूर। ट्राई विथ रिसोर्सेज का मकसद है रिसोर्सेज को आसानी से मैनेज करना और उन्हें ऑटोमेटिकली क्लोज करना। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, जब हम ट्राई विथ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस ब्लॉक में ऐसे रिसोर्सेज को डिक्लेयर करते हैं जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं जब ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें एक्सप्लिसिटली रिसोर्सेज को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रिसोर्स लीक्स की संभावना कम हो जाती है। टू सिंटैक्स, हम ट्राई ब्लॉक में रिसोर्स को पेरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि ट्राई रिसोर्स रिसोर्स इक्वल्स न्यू रिसोर्स। जब ट्राई ब्लॉक खत्म होता है तो रिसोर्स का क्लोज मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। एक सेकंड रुको, मेरे को क्या है नहीं समझ नहीं आ रहा। पहले कुछ एनालॉजी से बताओ, उसके बाद इस पर आओ। टेक्नोलॉजी से समझते हैं। ट्राई विथ रिसोर्सेज को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक रेंटल कार लेना। जब आप रेंटल कार लेते हैं तो आपको उसे वापस लौटाने से पहले उसकी देखभाल करनी होती है। अगर आप उसे ठीक से वापस करते हैं तो रेंटल कंपनी खुश रहती है और किसी तरह का नुकसान नहीं होता। इसी तरह ट्राई विथ रिसोर्सेज में हम रिसोर्सेज को एक तरह की रेंटल की तरह लेते हैं और जब ब्लॉक पूरा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को वापस क्लोज कर देता है, जिससे रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट होता है। इस तरह हम ट्राई विथ रिसोर्सेज को एक आसान और सुरक्षित तरीका मान सकते हैं रिसोर्सेज को हैंडल करने का। अब हम इसके टेक्निकल डिटेल्स पर भी नजर डाल सकते हैं। हाँ डालो। ट्राई विथ रिसोर्सेज का उपयोग करने से हम रिसोर्सेज को बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाते हैं। फर्स्ट, ऑटोमेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हम ट्राई ब्लॉक में रिसोर्स डिक्लेयर करते हैं जैसे कि फाइल स्ट्रीम्स, डेटाबेस कनेक्शंस या सॉकेट्स, तो जब भी ट्राई ब्लॉक खत्म होता है उन रिसोर्सेज का क्लोज मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इससे हमें रिसोर्स लीक्स की चिंता नहीं रहती और कोड साफ सुथरा और एरर फ्री रहता है। टू, मल्टीपल रिसोर्सेज। हम एक ही ट्राई विथ रिसोर्सेज ब्लॉक में कई रिसोर्सेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक फाइल रीडर और एक बफर्ड रीडर दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। जब ट्राई ब्लॉक खत्म होगा तो सभी डिक्लेयर्ड रिसोर्सेज अपने आप बंद हो जाएंगे। 3, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर ट्राई ब्लॉक के दौरान कोई एक्सेप्शन फेंकी जाती है तो कैश ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा और फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को क्लोज करने की जिम्मेदारी हम ट्राई विथ रिसोर्सेज पर छोड़ देते। इससे कोड ज्यादा क्लीन और मेंटेनेबल बनता है। इस तरह ट्राई विथ रिसोर्सेज का उपयोग करके हम रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। एक बार समराइज कर दोगे क्या बताया तुमने शॉर्ट में? है कि हम रिसोर्सेज को ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएं जब ट्राई ब्लॉक खत्म होता है। इससे रिसोर्स लीक्स नहीं होते और कोड ज्यादा साफ सुथरा रहता है। जब हम ट्राई ब्लॉक में रिसोर्स डिक्लेयर करते हैं तो वो रिसोर्स ट्राई ब्लॉक के अंत में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आसान हो जाती है और रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट भी होता है। इस तरह ट्राई विद रिसोर्सेज हमारे कोड को क्लीनर, सेफर और मेंटेनेबल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एरर वर्सेस एक्सेप्शन। इस पर थोड़ा जोर देते हैं। चलो एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से बताओ इसके बारे में। जरूर, चलिए एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। एरर को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी गहरी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या तूफान। ये ऐसी स्थितियां होती हैं जो आमतौर पर हमारी कंट्रोल से बाहर होती हैं और इन्हें संभालना मुश्किल होता है। इन्हें हम अक्सर प्रोग्राम में हैंडल नहीं कर पाते। एक्सेप्शन को हम एक छोटी समस्या या त्रुटि की तरह देख सकते हैं, जैसे कि रास्ते में हल्की बाधा या कोई मामूली गलती। इन्हें हम आमतौर पर संभाल सकते हैं
और सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह एरर आमतौर पर गंभीर और अनियंत्रित होते हैं, जबकि एक्सेप्शन को हम संभालने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब इसमें चेक्ड एक्सेप्शन भी होते हैं, अनचेक भी होते हैं। जैसा कि तुमने बताया था, ये चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है वो कंपाइल टाइम पर होता है, एंड जो कि ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल किया जा सकता है। और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होता है वो रन टाइम पर होता है, और इसको हैंडल करना ऑप्शनल है। जैसे नल पॉइंटर हुआ, इसके बाद एक प्रोपगेशन आता है, इसके बारे में बताओ। एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिकवरी बताओ, जैसे ट्राई कैच फाइनली, ट्राई विथ रिसोर्सेज, कस्टम एक्सेप्शंस। हाँ, तो इसके बारे में बताओ थोड़ा। इन कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्शन प्रोपगेशन। जब एक मेथड के अंदर एक्सेप्शन होती है और वो उसे हैंडल नहीं करता, तो एक्सेप्शन आगे ऊपर की तरफ प्रोपगेट हो जाती है, यानी कॉलिंग मेथड तक पहुंच जाती है। इसी तरह एक्सेप्शंस कॉल स्टैक के ऊपर तक जाती हैं जब तक उन्हें हैंडल ना किया जाए। इस तरीके से एक्सेप्शंस को प्रोपगेट करने से हम उन्हें सही जगह पर हैंडल कर सकते हैं। टू मैकेनिज्म्स ऑफ रिकवरी। एक बार प्रोपोगेशन का कुछ एग्जांपल बता सकते हो? ये एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मेथड है, मेथड ए, जो मेथड बी को कॉल करता है। अब मेथड बी के अंदर कोई एक्सेप्शन आती है और मेथड बी उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, तो उस एक्सेप्शन को मेथड बी से मेथड ए की ओर प्रोपेगेट कर दिया जाता है। अब मेथड ए के पास दो विकल्प होते हैं। अगर मेथड ए उस एक्सेप्शन को हैंडल कर ले तो वो कैच ब्लॉक में से संभाल लेगा। अगर मेथड ए भी उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है, तो एक्सेप्शन उसी तरह कॉलिंग मेथड के ऊपर प्रोपेगेट होती चली जाएंगी। इस तरह एक्सेप्शन प्रोपेगेशन से हम एक्सेप्शंस को सही तरीके से ऊपर तक ले जा सकते हैं, ताकि उन्हें उपयुक्त जगह पर हैंडल किया जा सके। इस तरह एक्सेप्शन प्रोपेगेशन हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एरर हैंडलिंग करने में मदद करता है। ओके, और कुछ लाइक ऑटोमेशन? के तहत एक्सेप्शन हैंडलिंग को और भी आसान बनाया जा सकता है। फर्स्ट, ट्राई विद रिसोर्सेज। ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को क्लोज कर देता है, जिससे हमें मैन्युअली उन्हें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे रिसोर्स लीक्स कम हो जाते हैं और कोड ज्यादा क्लीन बनता है। टू, कस्टम एक्सेप्शंस। हम अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टम एक्सेप्शंस भी बना सकते हैं। इससे एरर हैंडलिंग ज्यादा मीनिंगफुल और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। कस्टम एक्सेप्शन से हम अलग अलग एरर कंडीशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और कोड को ज्यादा रीडेबल बना सकते हैं। थ्री, सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलिंग। हम सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर्स। इससे हम सभी एक्सेप्शंस को एक ही जगह पर हैंडल कर सकते हैं और कोड को ज्यादा मेंटेनेबल बना सकते हैं। इन सभी तरीकों से एक्सेप्शन हैंडलिंग को ऑटोमेट करके हम अपने कोड को ज्यादा रोबस्ट, क्लीन और एरर फ्री बना सकते हैं। ओके, ग्रेट।